नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग 7 मार्च की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के जो अवार्ड्स हैं उन अवार्ड्स को जो है उनको प्रोवाइड किया है लोगों को। और जिन लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है टोटल जो है 94 पर्सन्स हैं, तो एमिनेंट आर्टिस्ट्स हैं। तो एमिनेंट आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड एक्चुअली में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये 2022 और 2023 के लिए ये 94 पर्सन्स जो हैं ये चुने गए हैं जो एमिनेंट आर्टिस्ट्स हैं। और ये फंक्शन जो है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो अवार्ड जो है इसको किस किस फील्ड में दिया जाता है इसको, तो इसमें म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, फोल्क एंड ट्राइबल आर्ट्स भी है, पपेट्री भी है और एलाइड थिएटर आर्ट्स परफॉर्मेंस। मतलब जितने प्रकार के आर्ट्स हैं वो सभी को जो है उनके कलाकारों को, जो इमिनेंट्स कलाकार हैं, जो इमिनेंट्स आर्टिस्ट हैं, उनको ये प्रोवाइड किया गया। और ये एकेडमी अवार्ड्स जो हैं प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं वो उनके साथ साथ जो है ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है उसके साथ साथ उनको जो अकादमी रत्न जो दिया जाता है वो भी दिया गया है 7 इमिनेंट आर्टिस्ट को। तो अकादमिक रत्न जो है ये 7 इमिनेंट आर्टिस्ट को दिया गया है और 94 टोटल जो हैं पर्सन्स हैं जिनको जो इमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। इमिनेंट आर्टिस्ट का मतलब जो प्रख्यात हैं और मतलब जिन्होंने आर्ट्स में अपनी अपनी कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। तो यूनियन मिनिस्टर एंड कल्चर फॉर कल्चर जो रहे संस्कृति मंत्री के जी किशन रेड्डी, इन्होंने जो है ये साथ में द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में वहाँ पे प्रेजेंट थे उस सेरेमनी में। और उन्होंने इस हॉनर्स को केवल जो है 94 अवार्डीज़ को ही नहीं बट ये हॉनर जो है पूरे इंटायर फील्ड ऑफ आर्ट, कला के सभी क्षेत्र के लिए ये जो भी लोग समर्पित हैं उनको ये दिया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको कहा है। ही आल्सो लाउडेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ संगीत नाटक अकादमी फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंडियन आर्ट्स। तो ये प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्ट्स के लिए वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो भी आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करती है और उनका जो आर्ट है उसको संरक्षण देती है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट ऑफ फॉर कल्चर के लिए वो अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो उस ओकेज़न में इसमें प्रेजेंट थे। और ये हॉनर जो है ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो है, फेलोशिप अवार्ड ये एक्चुअल में ये विनायक खादेकर को और आर विश्वेश्वरन को दिया गया है उनका कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन म्यूज़िक के लिए। और साथ साथ में नीतू कुमारी नूतन और शैलेश श्रीवास्तव को दिया गया है। यहाँ पर ये 2022 के लिए दिया गया है और उसके आगे जो 2023 के लिए मोदाली उषा गायत्री को ये अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसमें ये जो फेलोशिप अवार्ड है इसको जो है किन किन को ये प्रदान किया गया है। उसके बाद आते हैं कि ये जो एकेडमिक अवार्ड है इसमें जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज़ है। 3 लाख रुपए जो है वो प्रदान किया जाता है, साथ में जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और एकेडमिक अवार्ड कैरीड अ पर्सू ऑफ मनी ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो ये जो फेलोशिप अवार्ड है उसके लिए 3 लाख रुपए और जो अदर अवार्ड्स हैं जिसमें 94 पर्सन्स जो चुने गए हैं उनके लिए 1 लाख रुपीज़ जो है ये प्रदान किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी जो है ये एक्चुअली में एपेक्स बॉडी है, जो भी एक तरह से जो भी कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से
ये एक संस्थान है जो कि आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ कंट्री, एज आई टोल्ड यू, कि कला को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में। और ये सेटअप किया गया था 1953 में। और ये बेसिकली क्या है, जो इंडियन हेरिटेज है उसको बढ़ावा देता है और कल्चर को बढ़ावा देता है। डाइवर्स कल्चर है हमारा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग भाषाओं के साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं हम लोग अलग अलग क्षेत्र में, और विविधता है हमारे पूरी संस्कृति में। और इसमें जो है ये अवार्ड जो दिया जाता है म्यूज़िक में, डांस में और ड्रामा में, ये अवार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है। और ये मैनेजमेंट ऑफ द एकेडमी में एक्चुअल में ये जनरल काउंसिल होती है, और उस काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं भारत के। और ये जो है ये 5 ईयर्स के लिए, चूँकि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, तो पूरा 5 साल के लिए ये चेयरमैन जो होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं अब। द फंक्शंस ऑफ द एकेडमी आर सेट डाउन इन द एकेडमीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब ये अडॉप्ट किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 11 सितंबर 1961 से जो है ये स्टार्ट हुए। और ये जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में है। और ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये इसकी ऑटोनोमस बॉडी है। अब इसके साथ साथ कौन कौन से संस्थान और जुड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2 जो हैं वो डांस टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी JNMDA, ये इम्फाल में है। और दूसरा कथक केंद्र इन दिल्ली, ये दिल्ली में है कथक केंद्र। ठीक है, तो मणिपुर डांस कॉलेज जो है JNMDA जो बताया ही मैंने कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो है ये मणिपुर डांस कॉलेज के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 1954 में। और ये भी याद रखिएगा कि 1954 जो ईयर था, इस ईयर से ही भारत रत्न देना भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आते हैं कि ये एकेडमी जो है ये इसको जो फंड किया गया उसको बाद में, और इट बिकेम द कंस्टिट्यूएंट यूनिट। और एक तरह से ये यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी 1957 में। सिमिलरली उसी तरह कथक केंद्र जो है ये लीडिंग टीचिंग इंस्टीट्यूट है। और कथक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है, और बिरजू महाराज जो हैं इसके कथक के लिए जाने जाते थे, और जो कि कथक गुरु थे। और ये जो कथक डांस है उसके साथ साथ ये दिल्ली में जो ये इंस्टीट्यूट है कथक केंद्र, और ये जो है वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वेरियस लेवल्स ऑफ कथक डांस एंड वोकल म्यूजिक एंड पखावज। पखावज जो होता है ये भी एक तरह से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आज की कि कंट्रीज फर्स्ट AI टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर जो है वो लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जो लॉन्च किया गया है ये केरला में, और ये तिरुवनंतपुरम में जो त्रिवेंद्रम है वहाँ पर जो है ये केरला में इसको जो है एक तरह से लॉन्च किया गया है। तो ये फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर क्षेत्र में इस समय जो है वो प्रयोग में आ रहा है। तो एक तरह से ये AI टीचर जो है, इरिश कहने का मतलब है, इसका नाम जो रखा गया है वो इरिश रखा गया है। तो द नेम ऑफ दिस AI टीचर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद मेकर लैब्स एजुटेक कंपनी। ये वो कंपनी है जिसके द्वारा ये इरिश नाम रखा गया है AI टीचर का। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पहली बात तो AI टीचर जो है वो पहला कंट्री का कहाँ पर बना है और कहाँ पर ये स्थापित किया गया है एक तरह से। तो AI टीचर जो है ये लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है केरला की। और इसके बाद जो है ये इरिश इसका नाम है, और इसको किसने बनाया है? मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी ने। दिस इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द एंटायर कंट्री।
अब ये इंटायर कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन सिस्टम में वो एज ए टीचर भी वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूवमेंट होगा और एक तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें ये लाभकारी साबित होगा। तो ये जो इनोवेशन है एक तरह से वो KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो ये याद रखिएगा, KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, यहाँ पर केदुवाइल थंगल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका ये स्कूल है और उसके द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। तो इरिस ये जो है अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट है, पार्ट है उसका। अटल टिंकरिंग लैब जो प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है जो कि 2021 में नीति आयोग के द्वारा ये, तो अटल टिंकरिंग लैब एक तरह से स्थापित की गई थी 2021 में नीति आयोग के द्वारा, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करती है स्कूल्स के। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये हमको याद रखना है कि जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो यही आएगा कि AI टीचर जो है कहाँ पर डेवलप किया गया है, तो ये किया गया है केरला में और इसका नाम क्या है, इरिश। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडियन नेवी कमीशंस स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट INS जटायु। देखिए INS जटायु जो है ये मिनिकॉय में लक्षद्वीप आइलैंड में मिनिकॉय है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पर ये कमीशन किया गया है, कमीशनिंग की गई है इसकी एक तरह से, INS जटायु को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अब जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है, तो ये याद रखिएगा कि कोरल आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप है, और इस कोरल आइलैंड में सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो 8 डिग्री चैनल बोली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में मिनिकॉय आता है, लक्षद्वीप फिर मिनिकॉय फिर मालदीव। तो मालदीव के बीच में और मिनिकॉय के बीच में जो है ये लाइन जो है ये 9 डिग्री की जो है चैनल ये बोला जाता है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो INS जटायु है ये इसको एक कमीशन किया गया है नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो एडमिरल R हरि कुमार हैं, और इससे पहले जो लक्षद्वीप में एक और जो इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पर जो एक तरह से कमीशन किया गया था जो शिप था वो था INS द्वीपरक्षक। तो INS द्वीपरक्षक जो है उसके बाद में INS जटायु। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये दो जो हैं ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप आइलैंड जो है, लक्षद्वीप आइलैंड के में ये मिनिकॉय है, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग को पता है कि एक कावारत्ती जो है ये लक्षद्वीप का कैपिटल है, और मिनिकॉय ये जो कावारत्ती में इससे पहले जो INS जटायु से पहले INS जो द्वीपरक्षक था, तो INS द्वीपरक्षक को जो है INS जटायु से पहले ये कावारत्ती में ये इस्टेब्लिश किया गया था, वहाँ पर ये कमीशन किया गया था, वहाँ पर ये शिप जो है रखा गया था, और अभी जो है ये जटायु जो है वो मिनिकॉय में। ठीक है, और मिनिकॉय जो है वो साउथर्न मोस्ट पार्ट है आइलैंड का, लक्षद्वीप का। यानी कहने का मतलब है कि मालदीव से अगर हम जो लक्षद्वीप की तरफ या इंडिया की तरफ आते हैं तो सबसे पहला जो आइलैंड पड़ेगा लक्षद्वीप का जो आइलैंड है वो मिनिकॉय पड़ेगा। ठीक है, और ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है, ये जो बेस है
ये एक्चुअली में इन्हांस करेगा ये बेसिकली ऑपरेशन रीच को। और ये बेसिकली किस लिए जो है एक तरह से इसका कमीशनिंग किया गया है, तो एक तो जो है नेवी की फैसिलिटीज़ को के द्वारा जो है ये एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, और ये एंटी पायरेसी को और एंटी नारकोटिक्स को रोकने के लिए है अरब सागर में, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन जैसे रेड सी है, तो रेड सी की तरफ अगर हम लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ ये रास्ता जो है जाता है, व्यापारिक जो कैनाल भी है वहाँ पर, जो स्वेज नहर है, और स्वेज नहर से होता हुआ ये मेडिटेरियन सी तक ये रास्ता जाता है। अरब सागर से फिर रेड सी, और रेड सी से होता हुआ ये मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन से होकर के ये यूरोप में इन करता है, तो वहाँ पर ये स्वेज नहर भी इसको जोड़ती है, ठीक है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को। अब इसमें जो लाल सागर के और अरब सागर के से चलता है जब ये कोई शेप, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो जाने जाते हैं एंटी पायरेसी के लिए और एंटी नारकोटिक्स के लिए, जो लुटेरे, जो समुद्री लुटेरे जिसको बोला जाता है, तो वो एक तरह से क्या है कि सोमालिया और सोमालिया के साथ साथ जिबूती, है ना, तो यहाँ पर जो है ये कंट्री जो है बहुत ही एक्टिव रहती है। तो ये सोमालिया के लिए जो है एक तरह से जो पायरेसी और एक तरह से जो लूट होती है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो वहीं के होते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी ये एक तरह से बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ जो है ये INS जटायु जो है ये स्ट्रेंथ करेगा किसकी, नेविल्स फुटहोल्ड इन द लक्षद्वीप। तो नेविल का जो भी अप्रोच है, तो वो अप्रोच को भी वहाँ पर लक्षद्वीप में ये INS जटायु जो है ये बढ़ाएगा, ठीक है। एंड विल अशर इन द न्यू एरा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो भी होंगे वो आइसलैंड टेरिटरीज़ के लिए, यानी कहने का मतलब है जो UT है हमारा लक्षद्वीप, उसके लिए भी ये डेवलपमेंट जो है उसमें भी अपना सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, मेडल विनर्स ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। तो अब खेलो इंडिया गेम्स जो हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि खेलो इंडिया गेम्स जो हैं, तो इसमें जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बोला गया है कि जो भी खेलो इंडिया गेम्स के जो विनर हैं, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट या फिर जो सिल्वर है या फिर जो ब्रॉन्ज है ना, तो जो भी पदक प्राप्त करता हैं उनके लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वो उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रदान की जाएगी। अब ये खेलो इंडिया ये मेडल विनर्स विल नाउ बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने का जो डिपार्टमेंट है ना, DOPT, उसने जो है ये घोषणा करी है उसमें कि प्रोग्रेसिव रिविजन्स टू द एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसमें स्पोर्ट्स पर्सन को एक तरह से अलग से बढ़ावा दिया जाएगा और उनको गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा है कि जो मेडल विनर्स हैं खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी जो है और पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं या विंटर गेम्स होते हैं उनके लिए भी जो है एक तरह से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई छात्र जो है वो खेलता है तो वहाँ पर भी वो भी एलिजिबल होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो इसमें मिनिस्टर आल्सो हाईलाइटेड दैट द मूव इज एम्ड एट मेकिंग, एक तरह से ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है एक तरह से। जैसे व्यक्ति जो है वो खेल के में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करके जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो उसको जो है एक तरह से ये खेल के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा और साथ में ये नर्चरिंग टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल। तो जो ग्रास रूट लेवल जो है कहने का मतलब जो सबसे निचला स्तर है वहाँ पर भी ये जो है ये खेलों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई बच्चा जो है वो खेलता है किसी स्कूल में और किसी भी खेल में वो महारत हासिल करता है, उसका धीरे धीरे जो है वो अगर खेलो इंडिया गेम्स में जाता है या फिर वो पदक जो पाता है वो यूनिवर्सिटी गेम्स में पाता है और
अदर जो पैरा ओलंपिक्स है उनमें पाता है। तो ये जो है एक तरह से उस ग्रास रूट लेवल के लिए भी वो एक तरह से स्पोर्ट्स को भी ये ज़्यादा ही ये लुक्रेटिव और कैरियर ऑप्शन प्रदान करेगा, ठीक है ना, कंट्री के लिए। अब इसके साथ साथ क्या है कि एक तरह से ये रिवाइज्ड रूल्स मार्क सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन सपोर्टिंग। अब ये जो है एक तरह से एथलीट्स को जो है ये सपोर्ट करने के लिए भी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ बच्चे आकर्षित हों, और उसके साथ साथ जो है उसमें खेलों को भी बढ़ावा दिया जाए और उनको जो है प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। USIEF ने अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशंस फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एक फेलोशिप एप्लीकेशन जो है, फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसको जो है अनाउंस किया है। अब ये क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं या बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, तो उसमें एक तरह से US और इंडिया के बीच में एजुकेशनल फाउंडेशन एक संस्था है USIEF, तो उसने अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ द एनुअल कंपटीशन फॉर फुल ब्राइट नेहरू एंड अदर फुल ब्राइट फेलोशिप फॉर इंडियन सिटीजन। अब ये फुल ब्राइट फेलोशिप क्या है और फुल ब्राइट नेहरू सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के लिए या इंडियन सिटीजन्स के लिए ये कैसी फेलोशिप है? एक तरह से रिसर्च है, और रिसर्च फेलोशिप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है ये फंड जारी किया जाता है, और वो साथ साथ में US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा ये फंड जो है रेज किया जाता है। अब ये फंड जो है ये किसको प्रोवाइड किया जाएगा? जो इमिनेंट्स, जो एक तरह से बोला जाए जो स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं या फिर जो कॉलेजेस के स्कॉलर्स हैं, दे वांट टू गो थ्रू द रिसर्च लेवल। तो वो क्या है कि एक तरह से जूनियर रिसर्च फेलो का एग्ज़ाम जो होता है, या फिर कह सकते हैं PhD करने के लिए, तो ये जो है एक तरह से फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये एक तरह से अनाउंस किया गया है USIEF के द्वारा, ठीक है, और जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट का एक तरह से कोलेबोरेशन है। सच एक्सचेंजेस हैव हेल्प ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड US क्लोजर टुगेदर। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, भारत की जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो ये इसको, और साथ साथ जो है ये US के जो सिटीजन्स हैं उनको जो है कहते हैं क्लोज टुगेदर। एक तरह से उनको उनके बीच में ये एक तरह से समरसता बढ़ाने के लिए, और साथ साथ जो है ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए, और उनके लिए ये उपलब्धि है कि ये इनरिच फेलोज एकेडमिक रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो आई मीन टू से दैट कि दिस न्यूज़ सिग्निफाइज दैट कि अगर कोई आदमी एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है, या कोई रिसर्च करना चाहता है, या फिर कोई टीचिंग करना चाहता है, या फिर कोई प्रोफेशनल किसी कैपेसिटी है उसकी, कोई प्रोफेशनल उसको काम आता है, तो ये जो प्रोफेशनल स्किल है वो स्किल को लेकर के भी वो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स जो हैं, ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये इंडिया US की जो ये संस्था है वो इसके लिए एक कोर्स जो है ये फेलोशिप प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी कहा है कि USIEF जो है वो एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन। अब ये कब से ये स्टार्ट होगा? ये एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए ये इसके लिए एप्लीकेशंस के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर टीचिंग में प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, या उनके पास कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी है, स्किल है, तो उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उस स्किल को लेके सर्टिफाइड प्रोग्राम जो है ये एक फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये USIEF के द्वारा चलाया गया है, और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। तो ये एकेडमिक ईयर जो है ये स्टार्ट होगा कब से? 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए। ये अब जो है अभी तक ये इंडिया से कोई भी ऐसा इस संस्था के द्वारा कोई भी जो स्टूडेंट है या कोई भी सिटीज़न है वो इंडियन सिटीज़न नहीं उसके एप्लीकेबल था, बट नाउ क्या कर दिया गया है, वो इंडियन सिटीज़न के लिए भी ये जो है एप्लीकेशंस लिए जाएंगे या रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स
academics, teachers, policy makers, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एकेडमिक्स या टीचर्स। अब इसमें टीचर्स के साथ साथ जैसे कहने का मतलब है कि सम कोर्सेज ऑफ टीचिंग, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं। तो आफ्टर टेकिंग द जॉब ऑफ द टीचिंग, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है किसी भारतीय संस्था में, और वो जो है एक फर्दर एक तरह से कोई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जॉब में ही रहते हुए वो कोई अगर डिग्री लेना चाहता है या कोई ये जो है फेलोशिप प्रोग्राम करना चाहता है जो एक तरह से उसको जो है इन्हांस करे, उसकी जो एक तरह से एलिजिबिलिटी को और उसकी नॉलेज को इन्हांस करे, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिसी मेकर्स कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, तो जो भी उनके नीतियां बनाई जाती हैं या नीति आयोग है, तो एक तरह से जो है इसमें जो व्यक्ति जो शामिल होते हैं तो उनके लिए भी ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स कहने का मतलब है जो भी प्रशासनिक व्यक्ति हैं उसके लिए, और प्रोफेशनल्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो प्रोफेशनल्स कहने का मतलब ये हो गया जिनके पास कोई स्किल है, जैसे ITI से स्टार्ट होता है, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, या फिर कोई डिग्री ली है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, या फिर किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ली है, तो उसके लिए भी जो है स्पेशल कोर्सेज के लिए वो उन प्रोफेशनल्स हैं। मान लीजिए कोई जॉब में है तो उसको भी ये प्रोग्राम के लिए ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, उनको भी इनकरेज करने के लिए ये अप्लाई करने के लिए एक तरह से प्रमोट करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। रणधीर जायसवाल, रणधीर जायसवाल जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन बने हैं, और ये जो हैं ये अरिंदम बागची का जो है स्थान लेंगे। तो रणधीर जायसवाल जो है ये ऑफिसर हैं, 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं, और जो करंट जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची की ये जगह में जो है रणधीर जायसवाल की नियुक्ति हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के एक तरह से प्रवक्ता के रूप में। ठीक है, अब मिस्टर जायसवाल जो हैं ये पुर्तगाल, क्यूबा, साउथ अफ्रीका जो है इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं इन कंट्रीज़ में इंडिया के, और इंडिया परमानेंट मिशन जो है UN का जो न्यूयॉर्क में है उसके लिए भी ये पहले से ही सर्विस दे चुके हैं। 1995 के बैच के IFS अधिकारी हैं, और बागची जो हैं इस समय जो है एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो 1995 के जो हैं IFS अधिकारी हैं, जो अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN के अब इनको बनाया जाएगा, और इसके लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है एक तरह से। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो है UN में, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है एक तरह से रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल जिनका जो है जेनेवा में है, जैसे जेनेवा में मान लीजिए कि WHO है। ठीक है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। ठीक है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस हुज द हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, तो उसमें भी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये इनकी नियुक्ति की गई है अरिंदम बागची की, जो कि इस समय जो है एडिशनल सेक्रेटरी है ना, अभी इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी रहे थे। अब इनके बाद जो है वो जायसवाल जी आए हैं, और ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर है। मिस्टर बागची जो हैं ये एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं क्रोएशिया के, और डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं श्रीलंका के, है ना, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एज ए डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है PMO में, और इंडिया के परमानेंट मिशन एट द UN इन न्यूयॉर्क में इनको नियुक्ति दी जा रही है। ठीक है ना, और इससे पहले भी ये UN में न्यूयॉर्क में ये परमानेंट कोई मिशन है, जो परमानेंट मिशन रहता है, तो उसके लिए भी ये मेंबर थे। अब ये क्या करेंगे, एक तरह से इनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन
whose headquarter in Geneva. Now the important thing is this कि इससे पहले कौन रह चुके हैं, जैसे हरदीप सिंह पुरी, इससे पहले जो है ये यूएन के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, ठीक है। और निरुपमा रॉय जो कि सीनियर आईएफएस ऑफिसर थी, वो भी जो है इससे पहले यूएन में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव। अब अरिंदम बागची जो हैं वो मार्च 2021 में स्पोक्स पर्सन रहे थे, ठीक है। और तब से मार्च 2021 से इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, ठीक है। और हिज टेन्योर, उनका टेन्योर जो है वो उस टाइम पे जो है ये कोविड-19 जो है वो एक तरह से पेंडेमिक हो गया था, उसी टाइम की बात है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है चाइना के साथ जो ईस्टर्न लद्दाख में और इंडिया की जो G20 की बैठक हुई थी सितंबर में इस साल में 2023 में, उसमें भी भाग लिया था। और इंडिया का इंगेजमेंट जो है वो एक तरह से इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इनको वेरियस पार्टनर्स के लिए उन्होंने उसके लिए सहभागिता ली थी। एक तरह से उनका जो उनकी सर्विसेज थी उसमें शामिल था।